नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूँ तान्या अनेजा और आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हैं और ओवर 18 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है उन्हें स्टॉक मार्केट का है। वो स्टॉक एज के को-फाउंडर हैं। मेरे साथ है नन अदर देन मिस्टर विवेक बजाज। थैंक थैंक यू। यू सो मच मिस्टर बजाज वंस अगेन फॉर टेकिंग द टाइम आउट। आपने अपना वक्त निकाला, आप हमारे साथ जुड़े बिज़नेस टुडे बाज़ार पर। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही होगा कि जी, जो आपका ये जो सफ़र रहा है 18 साल का, इसके बारे में आप अगर हमें बता पाएँ। और आप ने लिखा हुआ है कि यू आर अ लर्नर, जी, आप लर्नर हैं, कैसे? जी। तो शेयर बाज़ार एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको लर्नर ही रहना चाहिए। ओके। जो बोल दिया कि वो एक्सपर्ट बन गया शेयर बाज़ार में, उसका पतन चालू हो गया। तो लर्निंग जर्नी चालू हुई, सीए जब कर रहे थे तब शेयर बाज़ार से एक्साइटेड हो गए। फॉर्च्यूनेटली मेरे पिताजी शेयर बाज़ार में हमेशा से एक्टिव थे, ही वाज़ अ ब्रोकर देयर। तो फैमिली में एक शेयर बाज़ार का माहौल था। एंड देन एमबीए किया आईआईएम इंदौर से। तो उस समय एमबीए करते-करते भी शेयर बाज़ार ही सीखा, उसी को ही प्रैक्टिस किया। फिर जॉब जॉइन किया, कमोडिटीज़ एनालिस्ट बना जेएम फाइनेंशियल में। वहाँ पे सोना, तेल इन सब को एनालाइज़ करता था, इनको प्रिडिक्ट करता था। फिर वापस कलकत्ता आ गया और अपना ट्रेडिंग चालू किया उनमें। और तब से बस शेयर बाज़ार या ओवरऑल मैं कहूँ फाइनेंशियल मार्केट पूरा इकोसिस्टम में इन्वॉल्व हूँ, जहाँ पे कमोडिटीज़ भी ट्रेड करते हैं, करेंसी करते हैं, इक्विटी करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की इसके अराउंड में, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकेज जैसे एनालिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस है। तो पूरे खून में शेयर बाज़ार ही है। एब्सोल्युटली। और मैं काफ़ी सारे एक्सपर्ट से बातचीत करती हूँ, हम सेक्टर्स पूछते हैं, ये पूछते हैं कि इंडियन मार्केट्स अब आगे कैसा परफॉर्म करने वाली हैं। मेरा सवाल आपसे थोड़ा डिफरेंट होगा। किस तरीके का माहौल आप अभी देख रहे हैं, व्हाट्स रियली हैपनिंग इंडियन मार्केट्स में, और इंडिया के लिए वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी फेवर में काम कर रही हैं? जी, तो देखिए, इंडिया को हम कभी भी आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हमको ग्लोबल पूरा मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट्स एक होते हैं, यूएस के अंदर में इंटरेस्ट रेट है। वो जब बढ़ते हैं तो दुनिया भर के मार्केट ऐसे रिएक्ट करते हैं। जब वो इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो भी एक अलग रिएक्शन आता है। आपको पता होगा, कोविड हुआ, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसके कारण इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चला गया। इन्फ्लेशन ऊपर चला गया यूएस में और सब जगह, हमारे यहाँ भी। इन्फ्लेशन अगर ऊपर जाता है तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे तो डॉलर ऊपर जाएगा, जिसके कारण दुनिया भर के जो बाकी मार्केट्स हैं, जिनको हम रिस्की मार्केट बोलते हैं, वो नीचे जाएंगे। तो अभी तक तो माहौल ऐसा था कोविड और यूक्रेन के बाद। लेकिन बिजनेस साइकिल्स होते हैं, चीज़ें फ्लैट नहीं होती है। जैसे हम सबके जीवन में साइकिल्स होती है, कभी हमारा मूड अच्छा होता है, कभी मूड ख़राब होता है, कभी अच्छा होता है। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं कि कभी मार्केट अच्छा होगा, कभी मार्केट ख़राब होगा। आपको सही टाइम पे वो साइकिल को पकड़ना होगा। तो अभी जो बिजनेस साइकिल है, लेड बाय इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें अब कम हो गई क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया और इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की बात हो रही है आने वाले 1-2 साल के अंदर में। अगर वैसा होगा तो अगर ब्याज दर नीचे जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंपनीज के परफॉर्मेंसेस और बेटर होंगे, तो शेयर बाजार और बेटर होगा। तो आने वाले 2-3-4 साल का व्यू में बताऊं तो शेयर बाजार पॉजिटिव है, बिकॉज ब्याज दर नीचे की तरफ है। अनटिल लेस फिर वापस कोई लड़ाई हो जाए, फिर कोई ऐसी बात हो जाए जिसके कारण वापस से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाए और वापस से दुनिया भर में इन्फ्लेशन का माहौल क्रिएट हो जाए और इंटरेस्ट रेट्स फिर या तो बढ़ना चालू हो जाए या वहीं पर ही रह जाए, तो उसका नेगेटिव एक रिस्क हमेशा रहता है। बट आने वाले 2-3 साल 4 साल में अच्छा तेजी का माहौल है। अब इलेक्शन है, नेक्स्ट ईयर देख लेते हैं उसमें भी क्या होता है। छोटे छोटे इस तरह के ऑब्स्टकल्स आएंगे, बट हमको शायद वो अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए कि कोई बात हुई, मार्केट 4-5% गिर गया, घुस जाओ। बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट नीचे है तो मार्केट को तेज होने से कोई नहीं रोक सकता। एब्सोल्युटली। और मिस्टर बजाज, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि वी आर इन अ बुल मार्केट, मतलब बुल मार्केट है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के लिए फेवर में काम कर रही हैं। बट ऐसी मार्केट्स में हमने देखा है कि मई में और अप्रैल के महीने में काफ़ी अच्छा इंडियन मार्केट्स ने परफॉर्म किया है, एफआईआईज फ्लोज भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो पैसा कहाँ कहाँ मतलब कैसे बनाया जाए और या कहाँ बनाया जाए? पैसा तो इंडिया में बहुत बनेगा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट के अंदर में एक्टिवली इन्वॉल्व है। बिकॉज इंडिया एज अ कंट्री काफ़ी अंडर इन्वेस्टेड है बाहर वाले इंडिया में। उन्होंने चाइना में काफ़ी इन्वेस्ट किया, उन्होंने बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है। इंडिया में इनका रिलेटिवली कम इन्वेस्टमेंट है। तो बोथ एफडीआई और एफआईआई
इंडिया में आएगा, ये तो आप मान, वो पैसा आएगा तो हम सब में ही बटेगा, नहीं तो पैसा कहीं बैंक में तो पड़ा रहता नहीं है। तो अब शेयर बाजार में अगर मैं हूँ तो मैं कैसे पैसा बनाऊँ? तो या तो आप ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब आप या तो इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे या कुछ दिनों के लिए पोजीशन लेंगे और उन स्टॉक्स में लेंगे जहाँ पर किसी तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है, मतलब प्राइस भाग रहा है और आपको उस दौड़ के अंदर में पार्टिसिपेट करना है, या आप इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाएंगे। तो जो बिजनेसेस अच्छे हैं, जिनका पोटेंशियल है आने वाले 4-5 साल में, जब इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन ही रहा है, तो ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो अच्छा करेंगे। तो वो बिजनेसेस में अगर आप इन्वेस्ट करें स्टैगर्ड वे में, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें तो पैसा बनेगा। मैं थोड़ा मैथ्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इंडिया का जीडीपी आने वाले 5 साल में अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना ग्रो करेगा? अप्रॉक्सीमेटली एक नंबर बताइए। 7%। 7%। बिकॉज इतनी अच्छी कंट्री है, यंग पॉपुलेशन, डेमोग्राफी ज़बरदस्त है हमारा, तो 7% तो हम ग्रो करेंगे, चाहे एक्स पार्टी आए चाहे वाई पार्टी आए, मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से, हम तो ग्रो करेंगे 7%। इन्फ्लेशन, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन कितना होगा? 6%। तो 13% तो हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगा। उतना तो रिटर्न शेयर बाजार देगा ही देगा, लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट है तो रिस्की है, तो कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न में एक्सपेक्ट करते हैं। तो 15% रिटर्न, 15% रिटर्न अगर आप निफ्टी में एसआईपी भी करते रहे म्यूचुअल फंड में, तो आपको आराम से 14 से 15% रिटर्न आने वाले 5 साल में मिल जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो ऐसे पैसा बनेगा। पर अब ट्रेडिंग की ही बात कर लेते हैं मिस्टर बजाज, बिकॉज आई थिंक आप उस पर्टिकुलर फील्ड में प्रो रह चुके हैं। तो एक सीक्रेट क्या आप बताना चाहेंगे टुवर्ड्स सक्सेसफुल ट्रेडिंग का, और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की रेसिपी क्या है? जी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में कि अपने आप को जानना कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं, कितना एक्सपेक्टेशन है आपका, कितना समय दे सकते हैं। कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ, जो हफ्ते का 10 घंटा ही दे सकते हैं, वो फिर भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। कोई मायने नहीं है उस चीज़ का, बिकॉज आपके पास तो समय ही नहीं है। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके जस्टिफाई कैसे करेंगे मार्केट में अपना एक्टिविटी को? तो इंट्राडे ट्रेडिंग वो करें जो फुल टाइम मार्केट में इन्वॉल्व है, जिनका काम ही ये है। जो 10 ही घंटा दे सकते हैं मार्केट में, विच इज़ द लार्जर पॉपुलेशन, जो पार्ट टाइम पैसा कमाना चाहते हैं, एड ऑन इनकम कमाना चाहते हैं, उनके लिए बेटर है कि आप वीकेंड ट्रेडर बनिए। वीकेंड में होमवर्क करिए, अलर्ट्स वगैरह डाल लीजिए, स्टॉकेज है जहाँ पर आप अलर्ट डाल सकते हैं, और वीकडे में जब भी वो अलर्ट आए तभी पार्टिसिपेट कीजिए, वरना पार्टिसिपेट मत कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी, जिसको मैं कहता हूँ वो खेलो इंडिया खेलो चल रहा है अभी, कि लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं और डेरिवेटिव्स में। करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बोलूँगा नहीं करना चाहिए तो लोग बोलेंगे अरे आप तो करके पैसा बना रहे, अब हमको क्यों डिस्करेज कर रहे हैं। बट उसका रिस्क प्रोफाइल को समझिए, बिकॉज ऑप्शंस ट्रेडिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। इट इज़ नॉट कि 1000 रुपये का मैं प्रीमियम खरीद लिया और वो 5000 हो जाएगा, मैं 5-10 रिटर्न बना लूँ, ऐसा नहीं होता है। तो राइट एजुकेशन, राइट समझ के बाद, और उतना ही काम कीजिए जितना आप समय दे सकते हैं, जितना आप मैनेज कर सकते हैं। और इनफैक्ट 90% जो ट्रेडर्स हैं वो अपना पैसा गवा भी रहे हैं। क्या वो इसी वजह से है? देखिए, पैसा जो गंवा रहे हैं ये ओवर ट्रेडिंग के कारण भी गंवाते हैं, नो नॉलेज के कारण गंवाते हैं। मैक्सिमम पैसा जो गंवा रहा है वो जाता कहाँ है? वो इट्स अ जीरो सम गेम। तो जो पैसा यहाँ खो रहा है वो कहीं ना कहीं पैसा कोई और कमा रहा है। वो कौन है जो कमा रहा है? जो हमारे जैसे लोग हैं जो फुल टाइम मार्केट में लगे हुए हैं। तो हम तो कमाएंगे क्योंकि हमारा नॉलेज भी बेटर है और हम फुल टाइम काम कर रहे हैं। दूसरा, ट्रांजेक्शन चार्जेस ब्रोकरेज लेता है, एक्सचेंज कॉस्ट लेता है, सेबी कॉस्ट लेता है, स्टैम्प ड्यूटी का कॉस्ट है। तो जो लॉस हो रहा है लोगों को, काफ़ी लॉस तो वो कॉस्ट को फीड कर रहा है। लोग ये समझते ही नहीं है, दिन भर बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, खड़े खड़े खड़े। अरे आप क्यों कर रहे हैं ट्रेडिंग? आप ऐसा मान लीजिए ना कि मुझे दिन में सिर्फ 2 ही बार ट्रेड करना है। जैसे राशनिंग सिस्टम होती है ना कि 2 ही ट्रेड अलाउड है, तो आपका कॉस्ट भी कम लगा और आप वही ट्रेड करेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई है, क्योंकि नेट पे तो हमको पैसा बनाना है। बट मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं जो अभी स्टॉक मार्केट को टाइम पास के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज समय बहुत है। तो 9:15 से 3:30 तक अच्छा टाइम यूज़ होता नहीं। और ये मूवीज आने के बाद तो और क्रेज जो है वो बढ़ गया है, बिग बुल एंड ऑल। यस, मूवीज आने से मूवीज है, प्लस यूट्यूब्स हैं, यहाँ पर अच्छा एजुकेशन सब फ्लोट करवा रहे हैं। तो लोग तो आ रहे हैं सिस्टम के अंदर में, बट 90% लोग जो है वो चैनलाइज
अपने आप को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और आपने इस ट्रेडिंग के फील्ड में अपना पहला जो फर्स्ट 1 करोड़ है वो कैसे बनाया था? मैंने जर्नी चालू की कमोडिटी से। मुझे हमेशा से गोल्ड और क्रूड ऑयल और इन सब की मूवमेंट को एक्साइटमेंट होती थी, तो कमोडिटीज़ ट्रेडिंग मैंने किया। पहला 6 महीना काफ़ी टफ रहा। जो हम सोचते हैं जो होगा वो एक्चुअल में नहीं होता है, हम पैसा खोते ही हैं। तो 10 लाख से चालू किया, 2.5 लाख नुकसान किया। बट उसके बाद मुझे 6 महीने बाद एक अच्छा ट्रेड मिला नेचुरल गैस का, जिसने मुझे 25 लाख रुपए जमा कराए। तो उसके बाद से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। बट वो 6 महीने थोड़े टफ होते हैं। उसमें अगर आपके पास प्लान बी है कि चलो कुछ नहीं भी हुआ तो मैं ये तो कर ही लूँगा, जैसे मैं क्वालिफाइड था तो हमेशा से प्लान बी था कि जॉब तो मिल ही जाएगा, वो आपको सस्टेनेबिलिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है। अगर आपके पैसे लग गए और आप घबरा गए, आपके हाथ कांपने लग गए, आप नर्वस हो गए, तब आपके लिए खड़े रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे पास बैकअप था, वैसा मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो आई वॉज एबल टू सस्टेन द टफ टाइम विच इज़ इनिशियल टफ टाइम। टिपिकली एक इंसान को 1.5 से 2 साल एवरेज में लगता है कंसिस्टेंट मार्केट से पैसा बनाने के लिए। और आपने टफ टाइम्स की ही बात की, तो अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि जब भी मार्केट्स वॉलेटाइल होती हैं, आज हमने देखा एक दिन मार्केट्स ऊपर है, अगले दिन ही मार्केट्स नीचे आ गई ड्यू टू सम न्यूज़ और समथिंग, तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में अपना जो एक कामनेस है वो कैसे मेंटेन की जाए? आप कैसे करते थे? आई एम वेरी श्योर आपने भी बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे, तो आपने वो जो स्ट्रेसफुल टाइम्स था वो कैसे मैनेज किया? देखिए, ये तो कैरेक्टर की बात है। स्ट्रेस कैन कम इन एनी फॉर्म, इन एनी ऑक्यूपेशन, टू एनीवन, राइट? आप, आई एम श्योर आप भी स्ट्रेस होते होंगे। तो हाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर में स्ट्रेस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बिकॉज दिन भर का उतार चढ़ाव के अंदर में आपका मेंटल स्टेट थोड़ा और डिस्टर्ब होता है। तो आई थिंक थिंग्स लाइक, जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आधा स्ट्रेस तो खत्म हो जाता है, बिकॉज आपके लाइफ से अननोन चला जाता है। व्हाट इज़ द स्ट्रेस? स्ट्रेस इज कि अगर मैंने पैसा नहीं कमाया तो मेरा क्या होगा, यही तो स्ट्रेस है। फाइनली मेरा होगा क्या, अनसर्टेनिटी इन माय करियर, तो वो ख़त्म हो जाता है अगर मेरे पास कंसिस्टेंट अर्निंग कहीं से चल रही है, तो मैं स्ट्रेस थोड़ा अपने आप को कम कर लिया। बाकी यू हैव टू रिसॉर्ट टू थिंग्स लाइक मेडिटेशन, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, फैमिली के साथ समय बिताना, उनसे बातचीत करना। एक बहुत बड़ी गलती है, लोग फैमिली से दूर हो जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, अपने आप में जीने लग जाते हैं। तो उससे क्या है ना, यू डोंट गेट इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द पीपल हु कैन गिव यू द बेस्ट इमोशनल सपोर्ट। तो टॉक टू देम, talk to your parents, talk to your wife, husband, whoever, and explain them your situation and try to get good guidance from them. इसीलिए शायद कहते हैं कि बात करनी चाहिए, दिल हल्का होता है। या एक एयरटेल का कैंपेन आया था ना, हाँ, बात करने से ही बात आगे हाँ, बढ़ती है। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात। एब्सोल्युटली वेल सेड। और मैं आपसे ना पंप एंड डंप स्टॉक्स के बारे में भी बात करना चाहूँगी। हमने देखा है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, जैसे हाल ही में मैं उस स्टॉक का नाम नहीं लूँगी, बट देखा कि एक न्यूज़ आई, उसको इन्वेस्टर्स ने गलत तरीके से इंटरप्रेट करा, काफ़ी सारा पैसा उसमें डाला, अगले दिन ही वो न्यूज़ गलत साबित हुई। तो ऐसे स्टॉक्स, पंप एंड डंप स्टॉक्स जो अवेलेबल हैं, आपको कैसे आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जो हीरोज़ हैं मार्केट्स के और जो ज़ीरोज़ हैं? देखिए, मैं तो वेरी ऑनेस्टली, मैंने अपना दायरा डिफाइन कर रखा है कि वो 500-600 स्टॉक्स हैं इंडिया के, जो मुझे लगता है कि जिनमें बिजनेस है, जो स्टेबल हैं, जो NSE 500 एंड BSE 500 लिस्ट में अवेलेबल है, मैं उन्हीं पे फोकस करता हूँ। क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं इन्वेस्टिंग, उस तरह का इन्वेस्टिंग, जो छोटे स्टॉक्स होते हैं ना, 500 करोड़, 1000 करोड़ का मार्केट कैप वाला, उनमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग करता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, बड़ा पैसा उधर भी बनता है, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स। मैं 10 ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा तो 2 होंगे जो बड़ा पैसा बना के देंगे और 8 जो है वो नुकसान करेंगे। ओके, आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो 500 करोड़, 1000 करोड़ की कंपनी वो 5000 करोड़ होगी तो हम पैसा कैसे बनाएंगे? जब आपके पास किसी भी स्टॉक का इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो एटलीस्ट जाके बेसिक उसका फाइनेंशियल्स देख लीजिए कि सेल्स है क्या, खर्चा है क्या, कैश फ्रॉम ऑपरेशन है क्या। कि अगर कंपनी बिजनेस कर रही है तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन तो होना चाहिए उस कंपनी में। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन अगर नहीं है तो मतलब उस कंपनी में मेरे को हाथ नहीं देना। तो बेसिक 4-5 पैरामीटर्स अगर डिफाइन कर लेना फाइनेंशियल, तो उससे हमको आइडिया लग जाती है। और एक राइट प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करें? बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो करेक्ट प्राइस पे करें, स्टॉक प्राइस पे। या तो जो मेरे लिए राइट हो सकता है वो आपके लिए रॉन्ग हो सकता है, बिकॉज प्राइस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेल यू कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स को देखिए। अगर पी इंडस्ट्री पी के नीचे है तो वो अंडर वैल्यूड है, पी इंडस्ट्री पी के ऊपर है तो वो ओवर वैल्यूड है। ये गलत सोच है।
कई बार होता है महंगी स्टॉक्स, जो महंगा प्राइस होता है वो और महंगा होता रहता है, जो सस्ता होता है जैसे वोडाफोन है अब 7.5 रुपये का है, तो आपको तो लगेगा 7.5, आजकल तो भेल भी नहीं आती है 7.5 रुपये में, ये तो वोडाफोन मिल रहा है। बट क्या वो राइट प्राइस है, उसके लिए आपको पूरा बिजनेस का एक वैल्यू समझना पड़ेगा, जिसको हम मार्केट कैप कहते हैं। और बिजनेस का वैल्यू में कितने इक्विटी है, क्या प्राइस है इक्विटी का, क्या पोटेंशियल है कंपनी का, फ्यूचर में क्या करने वाली है, सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं। तो बताना कि एक स्पेसिफिक प्राइस राइट प्राइस है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। एब्सोल्युटली। और सवाल तो बहुत है पर वक्त की कमी है, इसलिए जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगी कि कौन सी वो ऐसी एडवाइस हैं जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, और वो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो स्पेशली एट दिस पॉइंट इन टाइम दे शुड अवॉइड। जी, एक सिंगल एडवाइस अगर मुझे देनी हो तो मैं ये कहूँगा कि स्टॉक मार्केट एज अ प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, और इसको सही तरीके से आप समझ के यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। इमोशंस, ये ज़्यादा इमोशंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए मार्केट में। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो साइंस डेटा साइंस है, डेटा को एनालाइज करके अपना जजमेंट बनाना ज़रूरी है। और आर्ट हो गया कि जैसे एक आर्टिस्ट होता है तो वो तो खुद ही का ही स्किल सेट होता है ना, किसी और का बोरोड स्किल सेट पे तो आर्टिस्ट नहीं बन सकता है। तो अपने आप को तैयार करिए और पैसा मार्केट में अवेलेबल है। और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? सबसे कॉमन गलती ये है कि पैसा हमारे पास थोड़ा ही है और हम उससे बहुत पैसा कमाना चाहते हैं कि 50,000 रुपया मार्केट में डाल के हमको चाहिए कि हमको 5-5 लाख रुपए मिल जाए। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन रखिए मार्केट से, और अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो उससे आप तैयार हो जाइए, बट अपने आप को प्रेशराइज मत करिए। मिनिमम कैपिटल मार्केट में आके कुछ करने का आपको 5 लाख रुपए चाहिए, उसके बिना कुछ होगा नहीं। आप अपना समय ख़राब करेंगे और एक्साइटमेंट में आप अपने बॉडी को भी और ख़राब करेंगे। तो पैसा बनाने के लिए थोड़ा पैसा लगाना भी ज़रूरी लगाना है। पड़ेगा, बिकॉज रिस्क प्रोफाइल जो है वो पैसा से ही बनता है। चलिए, तो बिल्कुल इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बजाज, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इतनी अच्छी बातें हमसे शेयर करी, एंड आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं वो काफ़ी कुछ सीख पाएंगे आपसे। तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम ऑन बीइंग विद अस हियर ऑन बीटी बाजार। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।